हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज द हर्ट किलर्स के एपिसोड 4 के पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में राइज अप ग्रुप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़का अपना दुख बता रहा होता है कि हाल ही में मेरे डैड की डेथ हो गई, उसके बाद मेरी मम्मी का मानसिक संतुलन खराब हो गया और अभी अभी मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे डिच कर दिया, जिसको मैं कई सालों से प्यार करता था, ऐसा रिलेशनशिप था। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताता है और फेडल भी वहाँ पर बैठा होता है जो उसे सुन रहा होता है। उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होता है कि उसकी स्टोरी और सामने वाली लड़की की स्टोरी कुछ सेम सी है। स्टाइल भी वहाँ पर आकर बैठ जाता है, उसको देखकर ग्रुप लीडर कहता है तुम तो वही हो ना जिसने अपना कुत्ता खो दिया था, क्या तुम्हें कोई नया कुत्ता मिला? तो यहाँ पे स्टाइल मना करता है और कहता है कि आज मैं यहाँ पर अपने कुत्ते से रिलेटेड बात करने नहीं आया हूँ, आज मैं कुछ और कहने आया हूँ। ये सुनकर सभी काफ़ी शॉक होते हैं और यहाँ पर फेडल ये सोच रहा होता है कि अभी कौन सी झूठी कहानी सुनाएगा। तभी जो ग्रुप लीडर होता है वो कहता है ठीक है, लेकिन पहले मुझे दूसरों की बात सुनने दो, तुम्हारा मौका आएगा तब तुम कहना। तो स्टाइल कहता है नहीं, मेरी बात बहुत ज़्यादा अर्जेंट है और मुझे अभी की अभी कहनी है। ये मेरे कुत्ते के खो जाने से ज़्यादा बुरा है, मुझे भी कहना है। इस बात ने मुझे अंदर तक तोड़ कर रख दिया है और मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस चीज़ को जाने कि मैं अभी किन परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ। तो फिर ग्रुप लीडर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम सच में किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हो, ठीक है तुम कहो। तो स्टाइल कहता है कि मुझे यूज एंड थ्रो जैसे किसी वस्तु की तरह यूज किया गया है। ये सुनकर सभी काफी शॉक होते हैं और फेडल समझ जाता है कि ये क्या कहना चाहता है। तो ग्रुप लीडर कहता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पाया, क्या तुम इसे डिटेल में बताना चाहोगे? तो स्टाइल कहता है कि आप सबने बिल्कुल सही सुना, मुझे यूज एंड थ्रो जैसे एक चीज की तरह यूज किया गया है। मेरे जैसे एक हैंडसम लड़के को भी ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करनी पड़ सकती हैं। ये ऐसा है जैसे कि आप किसी को लाइक करें और वो इंसान आपको एक टॉय के जैसे यूज़ करे और उसके बाद फिर आपको फेंक दे और उन्हें इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता कि उन्होंने हमें कितनी ज़्यादा गहराई तक चोट पहुंचाई है। तभी ये नया लड़का रोते हुए कहता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, मैं भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। इन लोगों को नहीं पता कि प्यार कैसे किया जाता है, ये लोग अकेले रहना डिजर्व करते हैं, ये लोग अकेले ही जीना और मरना डिजर्व करते हैं। लेकिन इससे पहले कि स्टाइल वहाँ पर कोई और ड्रामा करता, फेडल उसको पकड़ता है और वहाँ से बाहर उसको घसीटते हुए लेकर जाने लगता है। सभी लोग उसको बस घूर घूर कर देखते ही जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल कह रहा होता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, क्या तुम सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते? चलो छोड़ो मुझे, मैं कभी भी हार नहीं मानता। तुम मेरे साथ सोए हो, एक नहीं बल्कि दो बार तुम मेरे साथ सोए हो, अब तुमको तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो फेडल उससे कहता है कि मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो स्टाइल कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझो, तुम्हें पता है मैं कितने ज़्यादा पेन में हूँ, यहाँ तक कि मैं खाना भी नहीं खा पाता। अपने सारे फेवरेट फूड उनको देखकर मुझे बस उल्टी सी आती है, जैसे मैं खाने की कोशिश करता हूँ मुझे उल्टी आने लगती है। तो फेडल उससे कहता है कि नॉनसेंस जैसी बातें मत करो। स्टाइल उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे दोबारा इग्नोर किया तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें इसी तरीके से परेशान करता रहूंगा। ये सुनकर फेडल उसे बहुत ज़्यादा घूर घूर के देखता है और फिर उसका हाथ पकड़ता है, उसको फिर से वहाँ से घसीटते हुए लेकर जाने लगता है। तो स्टाइल उसे कहता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो फेडल उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए। फिर ड्रामेबाज स्टाइल कहता है कि तुम मेरी जान तो नहीं लोगे ना, या फिर मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करोगे ना? नेक्स्ट सीन में कैन तो बैजॉन को साथ मीटिंग करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे बैजॉन कहता है कि बेब बहुत ज़्यादा लकी है कि उसे तुम्हारे जैसा प्रोटेक्टिव भाई मिला है। तो कैन तो उसे कहता है ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, क्योंकि फादर के मरने के बाद बेब के लिए मैं उसके फादर जैसा हूँ। वैसे अगर ये सब सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हुआ होता ना, तो मुझे लगता है कि फेडल उन बच्चों का मांस निकाल कर उनका बर्गर बना के लोगों को खिला देता। तो बैजॉन कहता है कि भला इसमें फेडल के इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है, अगर कोई मेरे साथ कुछ बुरा करेगा तो मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। कैन, शायद मैं तुम पे पूरा 100% भरोसा नहीं करता, पूरी तरीके से भरोसा नहीं करता, लेकिन ना तुमने जो कुछ भी किया वो बहुत ज़्यादा रॉक है, ऐसा मैं ज़रूर कहूँगा। और फिर यहाँ पर दोनों लोग एक दूसरे की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि तुमने अपने भाई के लिए इतना ज़्यादा अच्छा किया। तो यहाँ पे जो कैन होता है वो कहता है कि तुमने अगर मुझे बताया ना होता कि बेब के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे दोनों लोग ऐसे ही दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बेजोन कहता है कि यार जो काम तुमने किया शायद उसमें तुमने कुछ डिटेल्स मिस की हुई हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मेरे जैसे बॉयफ्रेंड होने की वजह से तुम कभी भी कोई डिटेल मिस नहीं करोगे। ये सुनने के बाद कैन थोड़ा शॉक होता है, कहता है कि क्या तुमने क्या कहा, जरा फिर से कहो। फिर बेजोन स्माइल करता है और कहता है कि बॉयफ्रेंड आज तुमने मुझे शब्द कई बार बोला, तो चलो क्यों ना इस शब्द को रियलिटी में चेंज कर दिया जाए। तो मुझे बताओ कि तुम इस पर क्या सोचते हो कैन। तो यहाँ पे जो कैन होता है बहुत प्यार से दिखावे के लिए बैजॉन का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल बॉयफ्रेंड। यहाँ पे कैन को वो मिल जाता है जो वो बहुत समय से करना चाहता था। फिर यहाँ पे जो बैजॉन होता है उसको वो हॉट बर्गर वाली पिन देता है और कहता है कि कैन देखो ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। और यहाँ पर जैसे कैन उस पिन को लेने वाला होता है, बैजॉन उस पिन को अपनी तरफ खींच लेता है और उससे कहता है लेकिन इससे पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, कहीं तुम मुझसे अब कुछ छिपा तो नहीं रहे हो, कुछ ऐसा तो नहीं है जो तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया है। बैजॉन की बात सुनकर कैन काफी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसको तो पता है कि ये सारा कुछ जो कुछ भी चल रहा है वो उसका ड्रामा है, वो उसका नाटक है। लेकिन वो फिर भी स्माइल करके बैजॉन से कहता है कि टैटू डॉम यानी कि डोमिनिक होने के सिवा बाकी ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने तुमको नहीं बताया। और यहाँ पे जो डॉम और डोमिनिक शब्द है वो BDSM में एक रोल प्ले करता है। अब मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी। तो यहाँ पे बैजॉन कहता है कैन मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं तुम पर भरोसा तो कर सकता हूँ है ना? तो यहाँ पे जो कैन होता है कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तो यहाँ पे जो बैजॉन होता है उस पिन को उसके शर्ट में लगाने लगता है और उससे कहता है कैन
अब से मेरा दिल तुम्हारे पास है, मेरे दिल का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। तो यहाँ पे कैन स्माइल करके, झूठी स्माइल करके उसे हाँ बोलता है और यहाँ पे बैजॉन बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए उसको बहुत प्यार से किस करता है और बहुत ज़्यादा प्यार से उसके शोल्डर पे अपना सर रखता है। नेक्स्ट सीन में फेडरल को दिखाया जाता है जो स्टाइल को अपनी कार में बैठा कर उसको एक जंगल टाइप एरिया में लेकर आता है और फिर वहीं पे कार रोक देता है, उसको उतरने के लिए बोलता है। वो जगह देखकर स्टाइल थोड़ा शॉक होता है और फेडरल से कहता है कि क्या तुम्हें मुझे कहाँ लेकर आए हो, क्या अब हम ये सब बाहर करने वाले हैं? तुम्हारा टेस्ट तो मुझे टाइम एकदम सरप्राइज करता जा रहा है। तो ये जो फेडरल होता है वो स्टाइल की बातों को इग्नोर करता है और बिना उससे कुछ कहे वहाँ से एकदम सीधा जाने लगता है। और यहाँ पर स्टाइल पीछे से चिल्ला रहा होता है कि फेडरल तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर कहाँ जा रहे हो, क्या तुम कोई अच्छी सी जगह ढूंढने जा रहे हो? ठीक है, फिर मैं यहीं पे बैठकर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। काफी समय बीत जाने के बाद जब फेडरल वापस नहीं आता तो जो स्टाइल होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये फेडरल कहाँ चला गया और फिर चिल्ला के कहता है कि मुझे घर जाना है, तुम कहाँ चले गए? ऐसा बोलकर वो चारों तरफ देखता है और सुनसान जगह देखकर वो काफी डर जाता है और फिर वो भी उसी डायरेक्शन में जाने लगता है जिस डायरेक्शन में फेडरल गया वो होता है। और वो चिल्ला रहा था कि फेडरल तुम कहाँ चले गए? फेडरल कुछ तो बोलो। मैं जानता हूँ फेडरल कि तुम मेरी जान लेने वाले हो और फिर मेरी डेड बॉडी को इसी जंगल में छिपाने वाले हो, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। अगर मुझे किसी चीज़ का डर है तो वो है भूतों का। मुझे डर है कि कहीं यहाँ पर भूत ना हो। और हाँ, अगर तुम बाहर नहीं आए ना तो मैं तुम्हारी कार ड्राइव करके घर चला जाऊंगा। और ये बिल्कुल भी मैं सोच रहा कि मैं तुम्हारी कार ड्राइव नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास चाबियाँ नहीं है। इतने कुछ कहने के बाद भी जब उसको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो बार बार फेडरल तुम कहाँ चले गए, फेडरल ऐसे चिल्ला रहा होता है, चारों तरफ देख रहा होता है। तभी सडनली से फेडरल पता नहीं कहाँ से आता है और उसका मुंह बंद करता है और उसे शांत रहने के लिए बोलता है। और फिर वो स्टाइल से चिल्ला के कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम इस तरीके से मुझसे उलझो, मेरी लाइफ से उलझो। मेरी पूरी जिंदगी प्लान्ड है और तुम उस प्लानिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। मुझे भी उस समय बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था जब मैं मॉर्निंग जॉगिंग के टाइम पर और मार्केटिंग के टाइम पे मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मैं अपने क्लब और अपने रेस्टोरेंट पे तुम्हारे आने का वेट करूं कि शायद तुम वहां पर आ जाओ। और यहाँ पर जैसे ही स्टाइल कुछ बोलने की कोशिश करता है फेडरल उसका मुंह बंद कर देता है और उससे कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम मेरी जिंदगी में हो और तुम मेरी जिंदगी को चेंज करो। मुझे खुद को इस तरीके से फील करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ। इतना बोलने के बाद बेचारा फेडरल स्टाइल की आंखों में देख रहा होता है। तभी सडनली स्टाइल जो होता है फेडरल को बहुत ज्यादा किस कहता है और यहाँ पर फेडरल भी जो होता है वो स्टाइल को बहुत ज्यादा किस कर रहा होता है। और फिर यहाँ पर स्टाइल बहुत प्यार से फेडरल से कहता है कि प्यार करना गुनाह नहीं है, प्यार कोई भी किसी से भी कर सकता है। ऐसा बोलने के बाद वो फेडरल को बहुत ज़्यादा किस करता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस करते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सेड्यूस कर रहे होते हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब जो फेडरल है वो अपने प्यार के तौर पे स्टाइल के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। वो स्टाइल से वो सारी चीज़ें सब कुछ शेयर कर रहा होता है जो उसको करना चाहिए। और जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ इंटीमेट होते हैं जिससे आप प्यार करते हैं तो उस समय की फीलिंग ही कुछ और होती है। प्यार जो है वो इंटीमेशन से रिलेटेड नहीं है, प्यार इज़ अ फीलिंग, लव इज़ अ फीलिंग, वो एक भावना है। नेक्स्ट सीन में बेब को दिखाया जाता है जो कि डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ होता है और कैन जो होता है उसके सारा फेवरेट खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पे उसने सजा के रखा होता है और वो बेब से कहता है कि बेब आज सारा खाना तुम्हारे पसंद का बना है, चलो इसे खाना शुरू करो। तभी जो बेब होता है वो उसे कहता है कि आज आप मेरे कॉलेज गए थे, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि आप कॉलेज गए थे। और फिर यहाँ पे ये दोनों भाई आपस में प्यार भरी बातें करते हैं। कैन जो होता है अपने भाई को बहुत ज़्यादा सिंपैथी यानी कि सराहना दे रहा होता है और उसको बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील कराने की कोशिश कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में कैन को शावर लेते हुए दिखाया जाता है। शावर जब उसका हो जाता है तो वो ऐसे टावल लेता है खुद को पोंछने के लिए और तभी वो उस मोमेंट को याद करता है जब पुलिस वाला उसको बैजॉन की फोटो दिखाता है और कहता है कि तुम जेल नहीं जाना चाहते तो तुम्हें मेरा काम करना होगा। और फिर उस मोमेंट को याद करता है जब बैजॉन उसे हट बर्गर का वो पिन देता है और कहता है कि ये मेरा दिल है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ और इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। कैन तो ये सारी बातें सोच रहा होता है और शायद अब कहीं ना कहीं कैन का भी दिल पिघल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में कैन को दिखाया जाता है जो अपनी उस कार को साफ कर रहा होता है। तभी वहाँ पे स्टाइल आता है और कहता है कि हेलो कैन, मुझे ये बताओ कि मुझे तुम्हारी गाड़ी लेने के लिए कब आना चाहिए। तो कैन उससे कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, ये कहने से पहले ये श्योर कर लो कि तुमने हमारी डील पूरी की है। तभी यहाँ पे स्टाइल बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए कहता है सुनो, अगर मैंने डील पूरी ना की हुई होती ना तो मैं कभी भी यहाँ पर कार लेने नहीं आता। तो ये सुनकर कैन काफ़ी शॉक होता है। फिर उससे कहता है कि क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि फेडरल ने तुम्हें अपना पार्टनर बनाने के लिए एग्री कर दिया है। तो यहाँ पे स्टाइल बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल। ऐसा बोलकर वो कैन को उस सारे मोमेंट की हर एक चीज़ बताने लगता है और फिर हमें इनकी इंटीमेसी की बात का वो सीन दिखाया जाता है। तो स्टाइल उससे कहता है कि अब तो हम 2 बार इंटीमेट हो चुके हैं, तो अब बताओ कि हम क्या हुए। तो ये सुनकर फेडरल कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग तो ये सारी चीज़ें हज़ारों बार करते हैं, लाखों बार करते हैं, गिनत बार करते हैं, लेकिन कभी भी इसे कोई नाम नहीं देते। तो स्टाइल उससे कहता है कि मैं कुछ लोग नहीं हूँ, मुझे
क्लियरिटी चाहिए। ये सुनकर फेडल थोड़ा सा स्माइल करता है और उसे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो ये स्टाइल उसे कहता है कि मैंने पहले भी तुम्हें बताया है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। स्टाइल की बात सुनकर फेडल बहुत ज्यादा स्माइल करता है और उससे पूछता है कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड क्यों बनना चाहते हो। तो स्टाइल कहता है कि तुम बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो, बहुत ज्यादा एल्यूरिंग हो, तुम बहुत ज्यादा शांत हो एंड यू आर सेक्सी एज द हेल, तुम बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाले सेक्सी हो। स्टाइल की सारी बातें सुनकर फेडल बहुत ज्यादा स्माइल करता है और उससे कहता है कि मैं कोई पजल नहीं हूँ जिसे तुम सॉल्व करना चाहो, और एक इंपॉर्टेंट बात, मैं कोई बॉयफ्रेंड नहीं रखना चाहता। तो ये स्टाइल से कहता है कि तुम बॉयफ्रेंड क्यों नहीं रखना चाहते। बॉयफ्रेंड रखना तो बहुत अच्छी बात होती है, तुम्हारे पास कोई ऐसा होगा जिससे तुम प्यार में एम्बैरस फील करा सको। प्यार में एम्बैरस फील कराने से मतलब है कि थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग। और फिर उससे कहता है और तुम जब चाहो तुम उसके साथ वो सब भी कर सकते हो। ये सुनकर फेडल स्माइल करता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं तो अपने कपड़े उतारते उतारते बोर हो जाऊंगा। फिर स्टाइल कहता है कि ओ फेडल, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मेरे जैसे इंसान को तुम्हारे साथ होना चाहिए, मैंने तुम्हारे जैसे इंसान के साथ होना चाहिए। और हाँ, अभी तुमने जो कुछ भी अंदर कहा था ना, मैं भी कुछ वैसा ही फील करता हूँ, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम बॉयफ्रेंड बन जाए। प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ ना, प्लीज़ प्लीज़ फेडल, फेडल प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो प्लीज़ फेडल। ये सब सुनकर फेडल बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और उससे कहता है कि तुम तो मेरे बारे में ठीक से जानते भी नहीं हो और तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो। तो स्टाइलिश से कहता है कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ धीरे धीरे करके सीख जाऊँ। मैं पूरी तरीके से इसमें इंटरेस्टेड हूँ, अब तुम्हारी बारी है, प्लीज मुझे थोड़ा सा अपने जीवन में घुसने दो। स्टाइल की ये बात सुनकर फेडल थोड़ा सोचता है और फिर बहुत ज्यादा स्माइल करता है और कहता है ठीक है जैसा तुम कहो। तो स्टाइल कहता है कि क्या जैसा मैं कहूँ। तो फेडल उसे कहता है कि अभी तो तुमने मुझसे पूछा ना, वही चलो हम लोग एक दूसरे के बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। ये सुनते स्टाइल बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, कहता है कि क्या सच में, क्या अब हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो फिर फेडल स्माइल करता है, कहता है कि हाँ अब हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फेडल की बात सुनकर स्टाइल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, इतना ज्यादा खुश कि वो फेडल को बहुत ज्यादा पपियाँ कर रहा होता है, किस कर रहा होता है। मुझे नहीं पता कि ये खुशी उसके बॉयफ्रेंड बनने की होती है या ये खुशी इस बात की होती है कि अब उसे कैन की कार मिल जाएगी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्टाइल सारी चीज़ें बताने के बाद कैन से कहता है तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा फ्रेंड है ना बहुत ज़्यादा जीनियस, मैंने तुमसे कहा था कि मैं किसी को भी अपना बना सकता हूँ। तो पे कैन कहते हैं कि हाँ तुमने सच में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। ऐसा बोलने के बाद कैन जो होता है बहुत ज़्यादा सैड सा ऐसा बन जाता है, बहुत ज़्यादा सैड सा लुक दे रहा होता है। तभी यहाँ पे स्टाइल कैन के जले पर नमक छिड़कते हुए उससे कहता है क्या वो मेरे दोस्त, आर यू फीलिंग बम्ड, तुम बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो। हाँ बोलो, बहुत सैड फील कर रहे हो, लेकिन क्या करें, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, डील तो डील होती है। मुझे पता है कि तुम्हें ये कार बहुत ज़्यादा पसंद है, पर तुम्हें तो निराश क्यों होते हो, तुम्हें तो बैजोन मिल गया ना जैसा कि तुम चाहते थे। तो पे कान कहता है ठीक है मैं तुम्हें कार की चाबियां दे दूंगा जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, लेकिन उससे पहले मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें उन दोनों भाइयों से रिलेटेड है, जो तुम्हें जरूर जानना चाहिए। तो इस तरह से कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो। नेक्स्ट सीन हमें एक ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे सायरन बज रहा होता है और आग जैसा कुछ लगा होता है। तभी वहाँ पर फेडल और बैजोन फायर ब्रिगेड वाले बनकर आते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उस बिल्डिंग से सारे लोग भाग रहे होते हैं और वहाँ पर वो सेक्रेटरी भी आ रही होती है जिसको बैजोन और फेडल ने बेहोश किया होता है और वो इन दोनों को कहीं ना कहीं पहचान लेती है। नेक्स्ट सीन में फेडल को दिखाया जाता है जो कि सीपीयू में पेन ड्राइव लगा के उसका सारा डेटा चुराने की कोशिश कर रहा होता है और ये लोग अपना ऐसे जो भी इनका काम होता है डाटा चुराने का वो कर रहे होता है। तभी बैजोन फेडल को बताता है फेडल मैं और कैंथ हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तभी फेडल उसे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसे संभालो, उसका ख्याल रखो, लेकिन इस तरीके से ख्याल रखने के लिए नहीं कहा था। तभी बैजोन कहता है कि हमने इसके बारे में बात की और मैंने ये सब अपनी खुद की आंखों से देखा है। कैंथ बस वो अपने पास से भागने की कोशिश कर रहा था, वो उसे नहीं अपनाना चाहता। तो फेडल से कहता है कि तुम उसे चाहते हो इसलिए तुम उसकी किसी भी बात पर भरोसा कर रहे हो, वो जो कुछ भी कहेगा तुम उस सब चीजों पर भरोसा करोगे। तो बैजोन कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, भले ही मुझे प्यार हुआ, मैं प्यार में पड़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग काम कर रहा है। फेडल से कहता है कि तुम किसी से प्यार करते हो ये कहने से पहले बहुत ज्यादा अच्छे से सोच लो। तो बैजोन कहता है कि अच्छा फिर तुम्हारा और स्टाइल का क्या, हाँ क्या तुम इससे प्यार कहोगे, बोलो। तो फेडल से कहता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं बस उसको एक मौका दे रहा हूँ। ये सुनकर बैजोन स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है फेडल, लेकिन एक चीज मुझे तुम सच सच बताओ, क्या तुम दोनों लोग इंटीमेट हुए हो, बताओ। तो फेडल कहता है तुम्हारे से क्या लेने देना है, तुम अपने काम से काम रखो। तो बैजोन कहता है कि ओ फेडल बताओ ना सब कुछ कैसा था, बढ़िया था ना। तो फिर फेडल कहता है हटो यहाँ से, चलो निकलो जाओ यहाँ से। तो बैजोन उससे कहता है फेडल बताओ ना प्लीज बताओ ना मुझे। तो फेडल से कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे काम पे ध्यान देना है, कंसंट्रेट करना है प्लीज। तो बैजोन कहता है तो इसका मतलब ये है कि तुम उसके साथ इंटीमेट हो चुके हो, फाइनली मेरे भाई का भी एक बॉयफ्रेंड है। ऐसा बोलकर वो उसके साथ बहुत ज्यादा लाड़ दुलार ऐसा प्यार कर रहा होता है, बहुत ज्यादा उसको परेशान कर रहा होता है, टीज कर रहा होता है। तो फिर फेडल बैजोन से कहता है कि जाओ जाकर काम करो, क्या तुम बच्चों की तरह खेल रहे हो। तो फिर जो बैजोन होता है वो जाकर अपना काम करने लगता है।
नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पे लोग अपने टारगेट के केबिन में जाते हैं और वहाँ पर जाकर तलाशी ले रहे होते हैं कि शायद उनको कुछ मिल जाए। तभी यहाँ पे तलाशी लेते हुए सडनली बैजॉन को उसके टेबल के नीचे कुछ दिखाई पड़ता है, तो वो फेडल को आवाज़ लगाता है, कहता है कि फेडल यहाँ पर आओ और चेक करो। तो ये दोनों लोग जो थे उस टेबल के पास जाते हैं और इनको वहाँ पर एक लॉकर मिलता है। तो यहाँ पे जो फेडल होता है उस लॉकर को तोड़ने की कोशिश करता है और वो उसमें सफल भी होता है, उसको तोड़ देता है और उसके अंदर से उसको ढेर सारे कागज मिलते हैं। ये देखने के बाद बैजॉन कहता है इतना काम करना व्यर्थ गया, मुझे तो लगा कि इसके अंदर डायमंड्स या गोल्ड होगा, लेकिन निकला भी तो क्या, कागज। फेडल जो होता है जब उस एनवेलप को ओपन करता है तो उसको उस एनवेलप में से कुछ पेपर और 2 फोटोज मिलती हैं। वो फोटोज देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें से एक फोटो उसकी मॉम और डैड की होती है। और तभी वो अपने पास्ट के एक सीन को याद करता है जहाँ पे वो टेबल के नीचे छिपा हुआ होता है और उसके मॉम और उसके डैड उसकी आंखों के सामने ही मर जाते हैं। फेडल को इतना परेशान देखकर जो बैजॉन होता है उसके पास आता है और उसके हाथ से उस फोटोज और पेपर्स को ले लेता है। उसमें फोटोज को देखकर वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उन दोनों फोटोज में से एक फोटो बैजॉन के मॉम और डैड की होती है। तभी बैजॉन अपने पास्ट के उस मोमेंट को याद करता है जहाँ पे वो देखता है कि उसके मॉम और डैड उसके घर में ही मरे पड़े हुए हैं और वो सीढ़ियों से उतरता है, अपने मॉम और डैड की लाश देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन फोटोज को देखकर बैजॉन कहता है कि फेडल ये हमारे पेरेंट्स हैं। ये सुनने के बाद फेडल और बैजॉन दोनों की आंखों से एकदम गुस्सा भड़क रहा होता है, उनकी आंखें एकदम लाल हो गई होती हैं। तभी जो फेडल होता है वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसने ही हमारे मॉम और डैड की जान ली है। नेक्स्ट सीन में हमें स्टाइल को दिखाया जाता है जो कि कैन के द्वारा दिखाए गए फोटोज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, घबरा जाता है और बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि क्या तुमने ये क्या किया, तुमने मुझसे एक गनमैन को पटवा दिया। तो कैन कहता है कि वो सिर्फ गनमैन नहीं है बल्कि वो हिटमैन है, वो सिर्फ गन ही नहीं यूज करते। तो यहाँ पे स्टाइल कैन को गालियाँ देता है और कहता है कि तुम्हें कुछ और नहीं मिला, अब मुझे पता चला, अब मुझे ऐसा पता चला कि मुझे इसको देखकर ऐसा क्यों लगता था कि वो मेरी जान ले लेगा, क्यों उसकी आंखें इतनी खतरनाक और डरावनी लगती थी। मेरी तो हेडलाइन बनने वाली थी, मेरी तो हेडलाइन बन सकती थी कि एक हैंडसम लड़का बीच जंगल में मारा गया। तो यहाँ पे कैन स्टाइल से कहता है कि आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि चीज़ें ऐसे बढ़ जाएंगी, इतना ज़्यादा हो जाएंगी। मैं तो बस उन पुराने कार चोरी की केसेस को अपने सर से हटवाना चाहता था। तो यहाँ पे स्टाइल रोते हुए कहता है कि तुम लिटरली मुझे मेरी मौत के पास भेज रहे हो। तो कैन तो उसे कहता है कि तुम अभी तक मरे नहीं हो और मत भूलो कि वो कैप्टन भी हमारी तरफ है। तो स्टाइल कहता है कि नहीं, मैं ये सब छोड़ रहा हूँ, अब मुझे तुम्हारी कार नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर वो वहां से जाने लगता है। तो यहाँ पे कैन जो है स्टाइल को रोकता है और कहता है कि अगर अब तुम पीछे हट गए ना तो तुम्हारे लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, इससे उसको तुम पर शक हो जाएगा और जो भी तुमने कहा उससे मुझे ऐसा लगता है कि फेडल तुमको अपने करीब आने देगा और अगर अब तुम उसको डंप करते हो, उसको छोड़ते हो, तो मैं ये चीज दावे से कह सकता हूँ कि तुम जरूर कुछ खतरनाक वाली हेडलाइन बन जाओगे। तो स्टाइल कहता है कि तुम क्या चाहते हो, हाँ मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी चूज करूंगा, मेरी मौत तो तय है। तो पे कैन तो से कहता है कि तुम मेरे साथ काम करो, हमें उनसे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और जैसे हमारा काम हो जाएगा सब कुछ डन, जो कैप्टन है वो इन दोनों को जेल में भेज देगा और हम लोग फ्रीली शांति से तब जी पाएंगे। स्टाइल इन सब चीजों से बाहर आने में मेरी मदद करो और अब तुम्हें अपनी गाड़ी भी दे रहा हूँ। बेब के बाद सिर्फ तुम ही एक इंसान हो जो मेरे पास हो, जो मेरे साथ हो और अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो सब चीज़ों से बाहर आने में। तो अब यहाँ पे जो स्टाइल होता है वो कैन की कही भी हर एक बात पे ध्यान देता है, उसके बारे में सोचता है और कहता है कि ठीक है, वैसे भी मैं उसके साथ सो ही चुका हूँ, तो अब मेरे लिए ये बेहतर होगा कि जो कुछ जैसा चल रहा है मुझे वैसे चलने देना चाहिए, उसमें ज़रा सा भी चेंज नहीं करना चाहिए। तो कैन उसे कहते देखा, मैं यही तो तुमसे कह रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें स्टाइल को जिम में दिखाया जाता है जहाँ पे बिना वर्कआउट किए हुए ही स्टाइल को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, उसका पूरा शरीर कपकपा रहा होता है और वो उस मोमेंट को याद करता है जहाँ पे उसने फेडल से कहा होता है कि प्यार करना गुनाह नहीं है, प्यार कभी भी वो किसी से भी किया जा सकता है। ऐसा बोलकर उसने उसको बहुत ज़्यादा किस किया होता है और उसमें उनको याद करता है जहाँ पे उसने उसको अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए बोला होता है और फिर वो उन सब बातों को याद करता है जहाँ पे कैन ने उसको बताया वो होता है कि फेडल एक हिटमैन है, यानी कि लोगों को मारता है। ये सारी चीज़ें सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, कहता है कि चलो छोड़ो, अब मुझे वर्कआउट करना है। ऐसा बोलकर जैसे ही वो अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा होता है, 1-2 रैप ही लगाता है, तभी वो देखता है कि सडनली वहाँ पे फेडल आ जाता है और उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहा होता है। फेडल को देखते स्टाइल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो एक्सरसाइज करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे फेडल से पूछता है कि क्या तुमको कोई सपोर्टर चाहिए। तो यहाँ पे स्टाइल बहुत ज़्यादा घबराते हुए मना कर देता है, कहता है कि नहीं, वैसे भी मैं इसे नहीं कर रहा, मैं तो बस अपनी लिमिट्स को पुश कर रहा था। तो अब यहाँ पर फेडल बहुत प्यार से स्टाइल से कहता है लेकिन अगर तुम मुझे खुद की हेल्प करने दोगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपनी लिमिट से भी ज़्यादा कर सकते हो। ऐसा बोलकर उसको बहुत ज़्यादा से टची कर रहा होता है और फिर में दिखाया जाता है कि फेडल स्टाइल के वर्कआउट करने में मदद कर रहा होता है और फेडल की मदद से यहाँ पे जो स्टाइल होता है वो 5 से 10 रैप मार लेता है। तो यहाँ पे जो फेडल होता है वो स्टाइल की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारा स्टेमिना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम बिना वजह के कह रहे थे कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, कैसा रहेगा अगर हम तुम्हारा स्टेमिना किसी और चीज़ में यूज़ करें। फेडल की बात सुनकर स्टाइल घबरा जाता है और कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। स्टाइल की बात सुनकर फेडल जल्दी से स्टाइल के बहुत ज़्यादा करीब आता है और उसको हक कर लेता है और उससे कहता है तुमको वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, है ना,
तब भी पसंद आया था जब मैंने स्टोर रूम में किया था, और उस समय भी पसंद आया था जब हमने जंगल में किया था। तो अभी स्टाइल बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहते हैं कि मेरा वर्कआउट हो गया, अब मुझे घर जाना है, मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर वो जाने लगता है। तभी अचानक से फेडल उसको रोकता है, कहता है कि रुको। फेडल कितना कहते हैं, स्टाइल जहाँ खड़ा रहता है वहीं रुक जाता है, वहाँ पत्थर से जम जाता है और बहुत सा घबराते हुए कहता है कि क्या है यहाँ। तभी फेडल उसके पास आता है। स्टाइल इतना ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है कि उसके शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा होता है, पूरा पसीना पसीना हो रहा होता है। तो यहाँ पे फेडल स्टाइल को बहुत प्यार से देखता है और अपने टॉवल से उसका पसीना पोंछता है और कहता है कि तुमको कुछ ज़्यादा ही पसीना हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्टाइल होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है और यहाँ पर वो फेडल को थैंक्स बोलता है। उसको थैंक्स बोलने के बाद स्टाइल वहाँ से चला जाता है। स्टाइल को वहाँ से जाते देखकर फेडल बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, लाइक डेविल वाली। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका होता है कि स्टाइल कुछ न कुछ उसे छिपा रहा है। नेक्स्ट सीन में कैन को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की का टैटू बनाता है और फिर टैटू बनाने के बाद उसको घर भेज देता है। तभी वहाँ पर एक जेम्स नाम का लड़का आता है जो कि कैन से कहता है कि मुझे अपना टैटू मिटवाना है। तो उसको देखकर कैन कहता है कि जेम्स तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जेम्स उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा नाम मिटवाने के लिए आया हूँ ताकि मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से कर सकूं। तो कैन उससे कहता है कि फालतू की बकवास मत करो, आज मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तुम कहीं और जाओ। तो जेम्स कहता है कि क्यों, क्या तुम्हें डेट पे जाना है अपने उस बैजॉन नाम के लड़के के साथ। यहाँ पे कैन उससे कहता है कि स्टे आउट माय बिजनेस, मेरी चीजों से मेरे काम से दूर रहो। तो यहाँ पे जिम उससे कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये नहीं चाहोगी कि तुम्हारा वो बैजॉन नाम का लड़का मुझे देखे। तो फिर कैन उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारा वो टैटू मिटा दूं तो क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे, बोलो। तो फिर जेम्स कहता है कि हाँ बिल्कुल। तभी यहाँ पे जो कैंथ होता है उससे कहता है कि क्या तुम पूरा टैटू मिटाना चाहोगे या फिर तुम ऊपर की स्लाइडिंग को छोड़ना चाहोगे। तो फिर जेम्स उसे कहता है कि भला मैं इस सब चीज़ों को छोड़कर क्या करूंगा जब इन सब चीज़ों का तुम्हारे से रिलेटेड है, तुमको इस सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो कैंथ उसे कहता है कि जो कुछ भी था उसको बहुत समय हो गया, तो क्या अब तुम ये नॉनसेंस चीज़ें बंद करोगे। तो जेम्स कहता है कि क्या नॉनसेंस, तुमने मुझे हर एक वर्ड और अपने हर एक टच के साथ छोड़ दिया। ऐसा बोलकर वो कैन का जो हाथ होता है अपने छोटे यानी लिटिल जेम्स के ऊपर रखता है। तभी वहाँ पर बैजॉन आ जाता है और कैन को आवाज़ लगाता है। बैजॉन की आवाज़ सुनते कैन अपना हाथ हटा लेता है। बैजॉन ये सब देखकर काफ़ी शौक होता है। बैजॉन को वहाँ पर देखकर जो जेम्स होता है वो कैन से कहता है कि आज मेरा टैटू हटवाने का मूड नहीं है, मैं फिर कभी आऊँगा, मुझे लगता है कि आज तुम बिजी हो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाता है ऐसे बैजॉन को घूर कर। लेकिन तभी जो बैजॉन होता है उसकी नज़र जेम्स के कान पे बने हुए उसके नाम के टैटू पर पड़ जाती है। बैजॉन की नज़रें बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। फिर वो कैन से पूछता है कि ये कौन था। तो कैन उससे कहता है कि ये जेम्स है, मेरा एक पुराना दोस्त। तो बैजॉन उससे कहता है कि जेम्स के कान के पीछे एक ही नाम का अक्षर बना हुआ है, क्या वो की तुम्हारे नाम का पहला अक्षर है। तो कैन कहता है कि अक्षर से कुछ भी हो सकता है, फिलहाल उसके कीवर्ड से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जो बैजॉन होता है उसको घूर कर गुस्से में देखता है। तो कैन उससे कहता है कि एक्चुअली बहुत समय पहले मेरा उसके साथ वो नाइट स्टैंड हुआ था, लेकिन मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने उसको ये चीज़ बता दिया था लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इतना बोलने के बाद कैन जो होता है वो बैजॉन के पास आता है, उसको बहुत ज़्यादा कंफर्ट करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम वो पहले इंसान हो जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, तुम्हें पता है ना। ऐसा बोलकर वो बहुत ज़्यादा क्यूट बनने की कोशिश कर रहा होता है। तभी बैजॉन उससे कहता है अगर ऐसा है तो ये चीज़ कंफर्म कर लेना कि मुझे किसी और के कान पे या कहीं पर भी इस तरीके का की नहीं दिखना चाहिए, और अगर मुझे ऐसा दिखा तो वो और तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। तभी यहाँ पे जो बैजॉन होता है वो कैंथ को एक बर्गर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पे जो कैंथ होता है वो बैजॉन को रोकता है और उससे कहता है कि क्या तुम कुछ समय मेरे पास नहीं रुकोगे। तो यहाँ पे बैजॉन मना करता है और कहता है कि तुमने मेरा मूड ऑफ कर दिया और अब मैं अपने काम पर वापस जा रहा हूँ, मैं बस यहाँ पर तुमको बर्गर देने के लिए रुका था। तो यहाँ पे जो कैंथ होता है वो बैजॉन की इसे झूठी तारीफ करता है कि तुम कितनी अच्छी हो, मेरे खाने पीने का ख्याल रखते हो, अगर तुम नहीं रहोगे तो मेरे खाने पीने का ख्याल, ऐसा दुनिया भर की बकवास करता है। तो बैजॉन कहता है कि अगर ऐसा है तो इस चीज़ का अच्छे से ख्याल रखना, अगर तुमने किसी और के साथ फ्लर्ट किया तो सिर्फ तुमको बर्गर खाना बंद ही नहीं हो जाएगा, हो सकता है कि तुम्हारा खुद का ही बर्गर बन जाए। सो फ्रेंड्स ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो लेट अपलोड करने के लिए आई एम रियली सॉरी क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे। और हाँ, इस सीरीज़ में इस एपिसोड में मुझे एक चीज़ थोड़ी सी सैड सी लगी क्योंकि अगर देखा जाए तो फेडल, खैर छोड़ो, मैं अपना रिव्यू एक वीडियो बना के बाद में पब्लिश कर दूंगा।